अब आज की वीडियो में फर्स्ट सी प्रोग्राम समझेंगे। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके जस्ट हम एक ओवरव्यू देखेंगे और हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से दो नंबर्स पूछ के उनका सम प्रिंट करवाएंगे। इन्हीं में आप बहुत सारी चीजें समझ लोगे। अब कहीं पे भी अगर आपने फर्स्ट सी प्रोग्राम में अगर कुछ इस तरह से देखा और आपको सिर्फ ये बोल दिया गया हो किसी टीचर्स ने या कहीं पे भी आपने पढ़ा हो तो आपको ये बोल दिया गया हो कि हाँ भाई हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, मेन फंक्शन जो होता है वो जरूरी होता है, उससे हमें लेना ही पड़ता है और सी आउट से प्रिंट होता है। सिर्फ अगर आपको इतना ही पता है और बाकी चीजें आपको रटनी पड़ रही है, मतलब इन चीजों को आपको रटना पड़ रहा है कि ये होता ही है, ये रूल है, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा हम क्यों लिखते हैं। हर एक लाइन का जो मीनिंग है वो मैं आपको, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी कि ये हमने लिखा है तो क्यों लिखा है। ये जो है ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ओल्ड कंपाइलर यूज कर रहे हो, लाइक टर्बो सी यूज कर रहे हो, तो आपको कुछ इस तरह से सिंपल हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप न्यू कंपाइलर्स आईडीज को यूज कर रहे हो, मतलब स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हो, मतलब ऐसे एडिटर्स, ऐसे कंपाइलर्स जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आज के वीडियो में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में यहां से करते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम्स हम बना क्यों दें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं लेकिन उनके माइंड में स्टिल एक कंफ्यूजन रहता है कि ये सब प्रोग्राम्स हम बना क्यों दें। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई बड़े सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर तो आप यूज करते ही हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर जो अपने आप तो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है, कैलकुलेशंस नहीं कर रहा है, उनको किसी ने सिखाया है। सिखाया है मतलब ट्रेन किया है, मतलब उनको प्रोग्राम किया गया है वो सब काम करने के लिए। तो वैसे ही कुछ प्रोग्राम्स, वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर आपको भी बनाने सीखने, उससे भी कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर बनाना सीखने हैं, कुछ अलग सॉफ्टवेयर बनाना सीखें। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक वहां तक तो बढ़ नहीं सकोगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि सिंपली हमें स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवाना है सी प्लस प्लस की हेल्प से। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा एम क्लियर हो गया कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी है। अब हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वही जो सिस्टम है हमारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्रोवाइडेड कि हमारा सिंटेक्स सही होना चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे वही क्या करेगा, हमारा सिस्टम, कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। अब देखो कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है, तो या तो पूरा लॉजिक आप खुद लिखते हो, भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा वैसा ऐसा ऐसा करना है, ठीक है ना, पूरा आप खुद लिखते हो। या तो क्या होता है कभी कभी आप बिल्ट इन रेडीमेड चीजों का भी यूज करते हो। लाइक अगर आप कोई सी चीज नई ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हो या कुछ भी, कोई नई मशीन डिजाइन भी कर रहे हो, तो कुछ टूल्स जो ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइडेड, कुछ टूल्स आपको मिलते हैं जिनका आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। मतलब सब कुछ ए टू जेड आप डिजाइन कर दो वो चीज तो जरूरी नहीं, कुछ आप टूल्स का भी यूज करते हो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने भी आपको कुछ टूल्स दिए हुए रहते हैं, कुछ फैसिलिटीज, कुछ फंक्शंस दिए हुए रहते हैं रेडीमेड, बिल्ट इन, जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुकी हूं। क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, ये पूरा मैंने अच्छी तरह से बताया था। सपोज मुझे एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है और मैंने सोच लिया कि उसमें मुझे उसका आईडी यूज करना है और उसका नेम, ये दोनों चीजें मुझे डेटा के तौर पर यूज करनी है, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको फोन बुक का भी एग्जांपल बताया था कि उसमें डेटा पार्ट में क्या क्या है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें क्या है, डेटा पार्ट में है। तो ये हो गया हमारा डेटा पार्ट। फंक्शंस मतलब उन पर हम कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, किसी कॉन्टेक्ट को सर्च करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है ना। तो कुछ क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सपोज सर्च एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बनती है क्लास, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि क्लास किस तरह से बनती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी क्लास। अब इसके किसी भी चीज को हमें यूज करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी भी, चाहे मुझे सर्च करना है, जैसे मैंने बोल दिया कि नाम सर्च कर दो, तो उससे ऑब्वियसली पूछा जाएगा किसका नाम, मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसी पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है, और उसके
बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो लिखते हैं। अब इस S1 की हेल्प से मैं किसी भी प्रॉपर्टी को इजीली, चाहे इसका डेटा है चाहे कोई भी फंक्शन है, कोई भी मेथड है, उसको मैं इस S1 की हेल्प से इजीली क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। ये वाला कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, अब आपको कंफ्यूजन होगा भाई यहाँ पे तो कहीं हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया ही नहीं है, फिर ये वाली चीज मैंने आपको क्यों बताई है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर हमने सी आउट यूज किया है, तो ये सी आउट क्या चीज है, तो ये सी आउट का कंसेप्ट बताने के लिए मैंने अगेन आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ चीजें तो आप खुद सब कुछ बनाओगे और कुछ टूल्स का आप यूज करोगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ टूल्स आपको दे रखे हैं, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अभी यहां मैंने किसका नाम लिया, ऑब्जेक्ट का नाम लिया। तो सी आउट भी जो है ना उन्हीं चीजों में से एक है, उन्हीं टूल्स में से एक है जो C++ ने हमें प्रोवाइड किया है। अब बात ये आती है सी आउट क्या है, एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, क्या चीज है ये सी आउट, क्या कीवर्ड है, तो इसका जवाब ये है कि सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर सी आउट एक ऑब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड कोई क्लास भी होगी, ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस विदाउट क्लास तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है ना। तो सी आउट जो है उसके करस्पॉन्डिंग, सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा टूल है जो स्क्रीन पर कुछ लिखने के काम आ रहा है, ठीक है। तो ऑल सी आउट क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। टूल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ हार्डवेयर टूल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। तो अब इनमें से सी आउट क्या चीज है, तो सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर सी आउट एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, तो सी आउट जो ऑब्जेक्ट है वो ओ स्ट्रीम नाम की जो क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, सी आउट है, ठीक है। तो ओ स्ट्रीम नाम की क्लास में और भी बहुत सारी, मतलब ओ स्ट्रीम नाम की जो क्लास में ना उसमें कुछ फंक्शंस हैं। ओ स्ट्रीम नाम की क्लास है, रेडीमेड बनी बनाई क्लास है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस है जो आउटपुटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। और भी आप बहुत सारी चीजें देखोगे उसके लिए यूज होते हैं। अब अगर अभी अभी मैंने आपको बताया क्लास का कोई भी फंक्शन आपको एक्सेस करना है, यूज करना है, तो आपके पास उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ओ स्ट्रीम नाम की एक बनी बनाई क्लास के कुछ फंक्शंस को यूज करना है, कुछ चीजों को यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें ये ऑब्जेक्ट सी आउट बना के दे दिया गया है कि आप इसको यूज कर सकते हो स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो सी आउट जो क्या है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपके माइंड में जो है एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये स्ट्रीम क्या होती है। देखिए देखो, एक होता है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स होती है। स्ट्रीम क्या होती है, फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीम को अगर हम समझे तो या तो हम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स भी बोल सकते हैं, या हम क्या समझ सकते हैं, फ्लो ऑफ डेटा। सपोज जैसे ये यहाँ पर कोई टैप है, उसको हमने ओपन किया तो वो क्या होगा, पानी फ्लो होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सी आउट और सी इन जो है ना, डेटा को फ्लो करने की क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है स्ट्रीम्स, ठीक है ना। तो आउटपुट स्ट्रीम आउटपुटिंग के लिए कुछ इसके अंदर फंक्शंस हैं। इनपुट स्ट्रीम में इनपुट डेटा को इनपुट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमें सी आउट एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है जिसका यूज करके हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ओ स्ट्रीम क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमें यूजर से कुछ पूछना है तो उसके लिए सी इन ऑब्जेक्ट होता है, जिसको अभी हम बाद में यूज करेंगे। सी इन ऑब्जेक्ट होता है वो किसके अंदर होता है, आई स्ट्रीम के अंदर होता है, ठीक है ना। अब ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम ये दोनों किसके अंदर होते हैं, आई ओ स्ट्रीम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, आई ओ स्ट्रीम के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ रेडीमेड टूल्स आपको मिलते हैं और वो रेडीमेड ऊपर से तो टक्के नहीं है, किसी ना किसी ने तो उनको बनाया होगा, डिफाइन किया होगा। तो यहाँ पर ये जो बिल्ट इन क्लासेस है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, वो कहीं ना कहीं तो होंगी, किसी ना किसी फाइल के अंदर तो होंगी। तो वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, आई ओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल के अंदर है, ठीक है ना। इसीलिए ये जरूरी है, अगर हम इनको यूज करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि इस iostream.h को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करें, इंक्लूड करें। तो ये हैश है प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप सी का प्री प्रोसेसर का वीडियो देख सकते हो, ठीक है।
प्री प्रोसेसर है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमें इंक्लूड करना है प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, तो हमें इंक्लूड करना है IOStream नाम की फाइल को क्या करना है, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। आप प्रोग्राम में से इस लाइन को हटा देना, यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक है। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो ये लाइन तो आपकी क्लियर। अब हेडर फाइल क्या होती है, ये समझ लो लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन क्लासेस, मतलब रेडीमेड चीजों का समझ लो कलेक्शन है, जो रेडीमेड आपको सपोज आप कोई ट्रैक्टर या कोई भी आप ऐसा बनाने का काम कर रहे हो, उसके लिए जो टूल्स आपको कहां जहां से चाहिएंगे ना, वो एक अलग ही शॉप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको टूल्स चाहिए होते हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस क्लासेस हैं, तो वो कहाँ पे है, हेडर फाइल्स में होती है। ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें से हमने इसको क्या किया है, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इंट मेन क्या चीज होती है। देखो मेन, कोई भी प्रोग्राम जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन से मिलके क्या बनता है, कोई प्रोग्राम बनता है। चलो बहुत सारों को भूल जाओ, अगर आपके पास कोई काम आया है, ठीक है ना, आप एक मेन हो, पूरी कंपनी के मेन आप ऑनर हो, ठीक है, आपके पास कोई काम आया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पूरे काम को खुद एग्जीक्यूट करोगे। मतलब पहले आपने ये काम किया, देन वो काम किया, देन वो काम किया, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन आपने खुद ही कर लिया, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को हायर करो या ट्रेन करो कि भाई मेरे पास काम का लोड बढ़ गया है, इसीलिए ये कुछ काम है वो आप करना, तो वो हो जाएगा दूसरा फंक्शन। आप क्या हो, एक फंक्शन। आपने किसी और को हायर किया तो वो हो गया तीसरा फंक्शन। लेकिन उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो, मेन कंट्रोल कर रहा है। उनको बुलाओगे आप, वो रिपोर्ट आपको देंगे, किसी और को बुलाओगे आप, वो रिपोर्ट अगेन क्या देंगे, आपको देंगे। तो किसी भी प्रोग्राम में, प्रोग्राम भी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन और दूसरे फंक्शंस हो या ना हो, मेन का होना क्या होता है, जरूरी होता है। यहीं से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, रन होना स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी काम देगा तो आपको आके देगा, दूसरे जो वर्कर्स हैं उनसे आपको उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। मेन क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा, वो ड्राई रन करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब कोई भी फंक्शन अगर है तो यहां पर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। इनके अंदर हम कुछ चाहे तो लिख भी सकते हैं, वो तो हम फंक्शंस में बाद में देखेंगे, लेकिन ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पे हमने इंट क्यों लिखा है, तो इंट लिखने का देखो, कहीं कहीं आप देखोगे यहाँ वॉइड मेन मिलेगा आपको, यहाँ हमने इंट मेन लिखा है, ठीक है ना। आप अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वॉइड मेन भी लिखोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि हर एक जो फंक्शन होता है वो हो सकता है कुछ आपको रिटर्न करे। मतलब आपने किसी को बोला कि जाओ ये वेजिटेबल्स कट करके आओ, ठीक है, या ये चौक है मेरे हाथ में, इस चौक को कलर करके आओ। आपने उसको चौक दी, उसने चौक पर प्रोसेसिंग करके वापस आपको चौक दी, मतलब आपको कुछ रिटर्न किया, ठीक है ना, मतलब कुछ रिजल्ट वो क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा है, इंट का मतलब क्या होता है, जीरो, सॉरी इंटीजर। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली जिनमें हम इंट मेन लिखते हैं ना, वहां पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिटर्न जीरो। मेन फंक्शंस में, हर एक में नहीं, रिटर्न जीरो। जीरो रिटर्न अगर ये मेन फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुली क्या हो सकते हैं, जीरो। एग्जिट के अलग अलग, बाहर आने के अलग अलग स्टेटस होते हैं। देखो, कोई खुश होके आया मतलब उसका काम हो चुका है, कोई सैड होके आया मतलब उसका काम नहीं हुआ है जिसके लिए वो आया था। तो जीरो जो है ना, एक तरह से हैप्पी स्टेटस है। मतलब अगर यहाँ पे जीरो इसने रिटर्न किया, इसका एग्जिट स्टेटस, बाहर आने का स्टेटस जीरो है, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अब सपोज यहाँ पे जो भी 10-12 लाइंस थी वो हो गई है सक्सेसफुली, तो लास्ट में, तभी वो लास्ट में आएगा, तभी वो लास्ट में क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने इंट लिखा है क्योंकि जीरो क्या है, एक इंटीजर है। भाई जीरो रिटर्न करो, अगर ये सब कुछ हो चुके हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा कंट्रोल, तो ही आएगा। सब अगर सक्सेसफुली हो चुके हैं तो हमें क्या रिटर्न करना है, जीरो रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ जो आईडीज हैं उनमें रिटर्न जीरो लिखना क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमें सी आउट किया, हाँ ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाया है,
तो ये जो है ओपनिंग ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट है जो है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई नई बॉडी स्टार्ट हो रही है, जैसे कोई बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, अभी बोलना शुरू किया, लास्ट में बोलना बंद किया, ठीक है। तो यहां से जो है इसका एग्जीक्यूशन, मतलब इसकी बॉडी शुरू हो रही है। इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो मेन का हिस्सा कहलाएंगे। तो कोई ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए, कोई भी ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए ये ब्रैकेट लगाया जाता है, उसको एंड करने के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये दो लाइंस आपकी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब बात आती है सी आउट। जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए सी आउट नाम का ऑब्जेक्ट हमें मिला है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता तो क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे जो है ये किसका यूज काम कर रहा है, आउटपुट ऑपरेटर की तरह ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इसको कुछ डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, मतलब इसकी जो डिजाइनिंग की गई है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो कुछ इस तरह से दी गई है कि सी आउट के बाद आपको ये वाला ऑपरेटर लगाना है, आउटपुट ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पर ये ऑपरेटर आउटपुट ऑपरेटर का काम कर रहा है, अदरवाइज ये होता क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसकी ओवरलोडिंग, मतलब कोई और एक्स्ट्रा दूसरा काम करने के लिए समझ लो डिफाइन किया गया है कि आप आउटपुट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सी आउट की हेल्प से हम अभी बहुत सारी चीजें लिखना सीखेंगे, लेकिन बेसिक आपको अभी इतना समझना है कि यहां पर आपको ये वाले ऑपरेटर्स लगाने हैं, दो एंगल ब्रैकेट्स लगाने हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स लगाने हैं, लेस देन के ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम लेस देन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और फिर यहाँ डबल कोट्स में जो कुछ भी आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सेमी कॉलन क्या करता है, ये डिनोट करता है कि हमारा स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सेमी कॉलन लास्ट में लगाया, मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है। हर लाइन में हमने क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया कि मेन की बॉडी अभी स्टार्ट हो रही है, खत्म नहीं हो गई है, ठीक है, इसीलिए यहाँ हमने नहीं लगाया है। इसके बाद रिटर्न 0, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है। और यहाँ आके इस मेन का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसको सिर्फ स्क्रीन पे हेलो ही प्रिंट करना था, ठीक है। ये तो ही पुराने वर्जन की बात। अब नए वाले जो वर्जन से, नए वाला मतलब जो स्टैंडर्डाइज्ड जो C++ है, जब वो स्टैंडर्ड C की अगर हम बात कर, C++ की अगर हम बात करें, तो उसमें से इस चीज को .h को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो भाई अब ऐसा क्यों किया गया है, तो अब देखो इंटरनली क्या किया गया है कि एक नेम स्पेस है। अब अभी आपको ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी। एक नेम स्पेस है, स्टैंडर्ड नाम का एक क्या है, नेम स्पेस है, मतलब एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। इस नाम का एक क्या है, नेम स्पेस है। इसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है उनको क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर किया गया है मतलब शॉर्ट में यूं समझ लो, बता दिया गया है कि ये इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, या स्टैंडर्ड जो भी यूं समझ लीजिए चीजें है ना, जो भी स्टैंडर्ड चीजें यूं समझ लीजिए, उनको इसके अंदर ले लिया गया है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स बोलो, फंक्शंस बोलो, क्लासेस बोलो, उसको इसके अंदर, इस नेम स्पेस के अंदर क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो अब आपके माइंड में आएगा भाई ये नेम स्पेस क्या चीज होती है। तो देखो नेम स्पेस कुछ नहीं होता है, एक एरिया होता है जहां पे हम रिलेटेड चीजों को रखते हैं। जैसे आपके कबर्ड में भी क्या होते हैं, कुछ ड्रॉर्स होते हैं जहां पे आप रिलेटेड चीजों को रख देते हैं, ठीक है। लाइक हैंकीस एक जगह पे रख दिए, कुछ कॉस्मेटिक्स एक जगह पे रख लिए। तो जहां रिलेटेड चीजों को हम रखते हैं वो एरिया क्या होता है, वो रीजन क्या होता है, नेम स्पेस होता है। अब उनके भी अलग अलग नाम होते होंगे, ठीक है ना भाई। ड्रॉर नंबर 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, जिसपे A लिखा हुआ है उस पे जाओ, B लिखा हुआ है उस पे जाओ। तो यहाँ पर इस वाले का नाम क्या दे दिया, एसटीडी, दैट इज स्टैंडर्ड। तो यूं समझ लो जो स्टैंडर्ड फंक्शन से क्लासेस वगैरह हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया है, जिनमें से हमारा क्या आता है, IO स्ट्रीम भी आता है। क्या आता है, IO स्ट्रीम नाम का जो हेडर है वो भी क्या आता है, इसके अंदर स्टैंडर्ड नाम के नेम स्पेस के अंदर क्या कर दिया है, इसको भी ले लिया गया है। किसके अंदर, स्टैंडर्ड C++ के अंदर ऐसा हुआ है। इस ओल्ड C++ की बात नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड C++ के अंदर कुछ ऐसा इन्होंने किया है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन अभी हम किसको समझ रहे हैं, ओनली IO स्ट्रीम को समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाली बात बताई है, ठीक है ना। ऐसा करने का रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा करने का रीजन है नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तो अब ये नेम कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज है, तो देखो मान लिया कि आपके क्लास के 2 सेक्शन है, A और B। A में भी नेहा नाम की लड़की है और B में भी नेहा नाम की लड़की है, ठीक है ना।
अब अगर आपको ए सेक्शन की नेहा से बात करनी तो आप क्या बोलोगे, ए सेक्शन की नेहा, ठीक है। अगर आपको बी सेक्शन की नेहा से बात करनी है तो आप क्या बोलोगे, बी सेक्शन की नेहा, ठीक है ना। अब यही चीज अगर हम C++ में देखें तो मान लिया कि एक एरिया है जिसके अंदर हमने इंट x रखा है, ठीक है। मान लिया एक और कोई सा रीजन है जिसके अंदर भी हमने इंट x रखा है, ठीक है। ये दो हमारे पास x हैं, ठीक है। और हमें दोनों को अलग अलग से ही क्या करना है, यूज करना है। अलग अलग से इनका दोनों का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग है। मान ली ये ब्लॉक्स नहीं है लेकिन हमें 2x की जरूरत है, वाकई में 2x। तो वो x कौन से की बात कर रही हूँ, अब GF BF वाला x मत समझना कि ये वाला x या वो वाला x, वो वाले हम x की बात नहीं कर रहे हैं। अब दोनों का जो है इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस अलग है और मुझे दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट x लिखती हूँ तो यहाँ पे ये चीज क्या है, नेम कॉन्फ्लिक्ट है कि हम कौन से x की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इनको किसी एक रीजन में रख दें। तो उसी रीजन का नाम क्या है, नेम स्पेस। मतलब उसी रीजन को क्या बोलते हैं, नेम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने बोल दिया कि a का x, मतलब मैं उसको किस तरह से लिखूंगी, a का x, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं लिखूंगी। अगर मुझे इस x को एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगी, b का x बोलूंगी, ठीक है। तो इस नेम स्पेस ने क्या किया, इस नेम कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम थी उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया इजीली। अब भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे आई, तो देखो आईओ स्ट्रीम समझ लो एक पैकेज है। अब मान लिया कि ऐसा एक और पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर है, मान लिया ऐसा एक और पैकेज जो है या यहाँ पे हेडर जो है हमारे सिस्टम के अंदर है। तो जब हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो अब देखो, मान लिया अगर ये नहीं होता और आईओ स्ट्रीम हमारे पास एक और है, मान लेते हैं कि एक और आईओ स्ट्रीम हमारे पास है, तो यहाँ पे जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो भाई कौन सा वाला आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या कर दिया है, इसको भी हमने किसके अंदर रख दिया, एक नेम स्पेस के अंदर क्या कर दिया है, रख दिया है। अब अगर ये नेम स्पेस के अंदर आ गया तो इसका मतलब अभी अभी जो मैंने बताया था, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, सी आउट, सी इन, वो भी इस एसटीडी का ही पार्ट हो गया क्योंकि ये इसके अंदर आ चुका है। तो हमारे जो कौन कौन से बताए थे, लाइक सी इन, डायरेक्टली हम सी इन सी आउट की बात करें तो वो भी किसके अंदर आ गए, इस एसटीडी नाम के नेम स्पेस के अंदर ही आ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में तो अगर हमने आईओ स्ट्रीम बोला तो अपने आप वो वाली चीजें भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आगे हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ऐसा हमने क्यों लिखा है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि सी इन सी आउट किसके पार्ट है, अब इस एसटीडी के पार्ट है। किसके पार्ट है, इस एसटीडी के पार्ट है। और मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे इस x को यूज करना है जो कि किसका पार्ट है, इसका, तो मैं सीधे से x नहीं लिख सकती हूँ, सीधे मैं x नहीं लिख सकती हूँ। मुझे इस x को यूज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a का x, ठीक है। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, वो हम बाद में समझेंगे। तो मैं क्या बोलूंगी, a का x, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं इस लाइन को नहीं इंक्लूड करना चाह रही हूं तो मैं क्या लिख दूं, एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर जो सी आउट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में 10-12 सी आउट सी इन स्टेटमेंट्स है तो आपको हर जगह क्या लिखना पड़ेगा, एसटीडी का ये, एसटीडी का ये, एसटीडी का ये, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम क्या बोल रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज, देखो कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, कंपाइलर को बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा वेरिएबल है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जिसकी डेफिनेशन मतलब वो कैसे काम करेगा वो यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वो कहाँ पे है, एसटीडी के अंदर है, ठीक है। तो हमने जब बोला सी आउट, तो अब इसको तो पता ही नहीं है सी आउट किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ तो कहीं हमने सी आउट बताया नहीं है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा कि ये सी आउट किसके अंदर है, इस एसटीडी नेम स्पेस के अंदर मिलेगा, तो उसको वो वहीं पे क्या करेगा, ढूंढेगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के हमें सी आउट का स्कोप हमने क्या कर दिया है, चेंज करके हमारे प्रोग्राम में समझ लो ले आए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो मैंने बता ही दिया था ये हेलो कैसे प्रिंट होगा, एंगल, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या है। तो ये क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये हमने एसटीडी क्यों लिखा, क्योंकि एसटीडी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, ओके। तो इसके बाद में अगर ये एसटीडी हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एसटीडी लिख लो। अब ये जो प्रोग्राम था सिर्फ किसका था, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए। अब आपको जो प्रोग्राम्स बनाने रहेंगे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए तो नहीं बनाओगे। तो चलो हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करते कि सपोज हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है।
अब देखो, अगर कैलकुलेशंस की बात हो रही है तो कैलकुलेशंस आप कौन सी करते हो? दो नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, थोड़ा और ऊपर जाए तो कोई एरिया निकालना, सर्कल का, रेक्टेंगल का, यही कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब अगर आप ये वाली कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। सपोज आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड आउट द एरिया, तो आप कुछ वेरिएबल्स लेते हो जिनके अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो क्या कर देते हो, असाइन कर देते हो। लाइक इसको 20 असाइन कर दिया, इसको 30 असाइन कर दिया, और उसके बाद आप क्या करते हो, एरिया को कैलकुलेट करके और उसी चीज को क्या करवा देते हो, प्रिंट करवा देते हो। मतलब यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। मान लिया हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए जो वेरिएबल्स मैं यूज कर रही हूँ वो ए और बी यूज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब वो मैंने उनका नाम दिया है जो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वही चीज क्या है, आइडेंटिफायर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। अगर मैंने यहाँ पे मुझे ए और बी दो वेरिएबल्स यूज करने हैं तो मैं उनको क्या करूंगी, डिक्लेयर करूंगी। सी प्लस प्लस और सी में डिक्लेयर करना, यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है कि हम इस चीज को यूज करने जा रहे हैं, डायरेक्टली हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी को डिक्लेयर करना, दैट इज हमें बताना जरूरी है कि ए और बी नाम के हम दो वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, इनका नाम है, मतलब जो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब आइडेंटिफायर। अब आपको लगेगा दोनों सेम ही तो चीज हुई। आइडेंटिफायर जो है वो सिर्फ नाम दिया गया, वो नाम हम किसी भी चीज को दे सकते हैं। नाम इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी चीज का नाम भी हो सकता है, किसी कार का नाम भी हो सकता है, तो वो आइडेंटिफायर है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स क्या है, जिनके अंदर हम कुछ अभी स्टोर कर रहे हो, जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, बाद में चेंज हो सकती है, तो ए और बी वेरिएबल्स हैं। अब सी प्लस प्लस में हमें डेटा भी बताना, डेटा टाइप भी बताना जरूरी होता है कि हम इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं। लाइक आपने किसी को बोला कि हमें एक बर्तन की जरूरत है, तो आपसे वो पूछेगा क्या चीज स्टोर करनी है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है, जो बर्तन है वो प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पे आप बता तो रहे हो ए और बी, तो ए और बी जब आप डिक्लेयर करते हो ना, तो उसको कुछ मेमोरी अलोकेट होती है, मतलब आपकी जो रेम है, मेन मेमोरी है, उसमें से कुछ जगह उसको मिलती है। तो अब जगह कैसे मिले, तो हमें पहले बताना भी तो पड़ेगा उसमें क्या डालेंगे तो उतनी उसको स्पेस मिल जाए। तो हम ए और बी के अंदर होल नंबर्स डालने जा रहे हैं, तो हम आगे बता देंगे कि जो ए और बी का डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। मतलब उसमें हम जो डेटा स्टोर करेंगे उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का, दैट इज होल नंबर्स हम स्टोर करने वाले हैं। तो और फिर इसके बाद में क्या आएगा, सेमीकोलन। तो यहां तक हमने किया क्या है, हमने बताया है कि हम ए और बी के लिए हमें जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, जितनी एक इंटीजर को चाहिए होती है। तो ये क्या हुआ, हमने ए और बी को डिक्लेयर किया है। हमने ये डिक्लेयर किया है कि हमें ए और बी दो वेरिएबल्स चाहिए जिनमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, इंटीजर्स, दैट इज होल नंबर्स को स्टोर करने वाले हैं। तो इसके बाद इनको उतनी ही मेमोरी मिल जाएगी। तो इंटीजर्स को मिलती है 4 बाइट्स, इसीलिए इन दोनों को क्या मिल जाएंगी, 4 बाइट्स मिल जाएंगी। तो कोई भी वेरिएबल आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए जैसे मान लिया कि आपका जो, मान लिया हम एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लिया, ठीक है ना। अब मान लिया कि जो रिजल्ट है, मान लिया कि हम इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब डिवीजन के बाद हमें पता है कि जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम रिजल्ट के लिए सी नाम का वेरिएबल स्टोर करेंगे और बता देंगे कि भाई वो क्या है, फ्लोट टाइप का है, मतलब उसमें हम पॉइंट वाले नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बता रही हूँ, इसीलिए मैं सी को भी यहीं पे लिख लेती हूँ। कहाँ पे, यहीं पे लिख देती हूँ। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ए बी सी तीन वेरिएबल्स की जरूरत है जिनमें मैं इंटीजर स्टोर करने वाली हूं, तो इस तरह से मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, मान लिया कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 30, ओके। और फिर मैंने लिख दिया c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो यहां तक a के अंदर असाइन हो जाएगा 20, b के अंदर असाइन हो जाएगा 30 और c के अंदर इन दोनों का सम दैट इज 50 असाइन हो जाएगा। अब इस सम को हमें यहीं पर रख के क्या करना है, हमें उसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, प्रिंट करने के हम अलग अलग तरीके देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं छोटी सी चीज बता रही हूं। अगर मैं सी आउट, देखो कुछ प्रिंट करवाने के लिए सी आउट का यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे सी आउट, ये चीज तो आप याद ही रख लेना, ठीक है। अगर मैं सी आउट के बाद डबल कोट्स में सी लिखती हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पे सीधा ऐसे सी लिखा हुआ आ जाएगा।
लेकिन मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, उसके अंदर जो चीज स्टोर्ड है, तो उसके लिए मुझे इस डबल कोट्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फिर जो इनका सम है जो कि 50 है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो था दो नंबर्स को ऐड करके उनका सम प्रिंट करवाने का बिल्कुल फालतू सा प्रोग्राम। क्यों फालतू सा प्रोग्राम? आप इमेजिन करो एक कैलकुलेटर आपने ओपन किया और सीधे रिजल्ट आ गया। क्या आप इसलिए कैलकुलेटर यूज करते हो? नहीं। आप क्या चाहते हो, जो मैं इनपुट दूं उस पर ये काम करे। तो मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हो कि आपसे पूछा जाए भाई किनको ऐड करना है, उसके बाद उनका सम डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब ये तो सिर्फ आउटपुट दे रहा है, हमें इनपुट भी चाहिए। मतलब इनपुट भी हमसे ले, हमें सिर्फ आउटपुट ना दे, हमसे इनपुट भी ले। ठीक है। तो उसके लिए जैसे आउटपुट के लिए सी आउट यूज होता है, इनपुट के लिए सी इन यूज होता है। कहां पे यूज करें? देखो जैसे ही हमने इनको डिक्लेयर कर दिया ए बी और सी को, अभी देखो हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखेंगे जिनमें हम देखेंगे कि देखो सी प्लस प्लस में ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर ही ऊपर आपको डिक्लेयर करना है, जब जरूरत पड़े तब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि ए और बी की वैल्यू भाई मुझसे ही पूछे यूजर। तो देखो एक तरीका तो मैं अलग अलग से बोलूं, एंटर फर्स्ट नंबर। पहले मैं क्या बोलूं, एंटर फर्स्ट नंबर। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है। पहले मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सामने एक मैसेज आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। तो यहां पर एक मैसेज आ जाएगा, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर ए। मैं सिंपली लिख रही हूँ एंटर ए। ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन। अब सी इन, मैं क्या चाहती हूँ मुझसे इनपुट लिया जाए, तो उसके लिए क्या यूज होता है, सी इन यूज होता है। ठीक है। सी इन के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो कुछ ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। ये क्या था, हमारा आउटपुट ऑपरेटर था, ये है हमारा इनपुट ऑपरेटर है। मतलब ये है वैसे राइट शिफ्ट, लेकिन इसको भी ओवरलोड किया गया ताकि ये इनपुट भी ले सके। ठीक है। अब इनपुट हम जो कुछ भी टाइप करेंगे, हमसे बोला है कुछ टाइप करो तो हम नंबर टाइप करेंगे। अब हमने सपोज 70 टाइप किया तो उसको कहीं स्टोर भी तो करना चाहिए। अब मैं क्या चाहती हूँ, उसको ए के अंदर स्टोर कर दे। अभी इनको आप हटा दो। ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, उनको ए के अंदर क्या करे, स्टोर करे। तो यहां पर मैं उस वेरिएबल का नाम दे दूंगी जिसके अंदर जो मैंने अभी टाइप किया है वो जाके स्टोर होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप जो कुछ भी एंटर करोगे कीबोर्ड से वो ए के अंदर स्टोर होगा। क्या ये लाइन देना जरूरी है? कैलकुलेटर्स में तो नहीं आती। हटा दो, बिल्कुल हटा दो। तो इसको अगर आपने हटा भी दिया तो बस आपके सामने एक मैसेज नहीं आएगा एंटर है, लेकिन सी इन आया है, मतलब वो वेट करेगा कि आप कुछ एंटर करो। ठीक है। तो आप जब तक एंटर नहीं करोगे आगे कंट्रोल नहीं बढ़ने वाला है, और जो आप एंटर करोगे वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद सपोज आपको दूसरा नंबर भी चाहिए तो आप लिखोगे सी इन और फिर बी, क्योंकि उसको आप बी के अंदर स्टोर करना चाह रहे हो। तो सपोज आपने 30 दिया तो वो बी के अंदर स्टोर किया हो गया। ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके एक ही, आप ये सब ना लिख के सीधे भी लिख सकते हो, सी इन ए और फिर बी। तो इससे आप दो नंबर्स एक साथ एंटर करोगे। पहले दिया 20, फिर स्पेस एंटर देके दिया 30, तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहां तक हमने डेटा ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है कुछ इस तरह से। ठीक है। हमने ऐड करके रिजल्ट इसमें दे दिया, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम सिस्टम पर प्रोग्राम देखते हैं जिसके लिए हमने यूज किया है डेव सीपीपी का। अब हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टाइप करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ऐसा हम क्यों लिखेंगे, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। इंट मेन फंक्शन हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सी आउट और हेलो लिखेंगे जिससे कि स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो के। अब इसके बाद में रिटर्न 0 अगर हम लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज एरर नहीं देगा मोस्ट ऑफ द आईडीज में। इसके बाद जब हम कंपाइल करेंगे इसको तो पहले हमसे पूछेगा, इसको फर्स्ट टाइम ओनली पूछेगा कि हम इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सेव करने के बाद ही कंपाइल होगा। तो जो आपको नाम देना है वो दे दीजिए और अपने आप ही उनके पीछे सीपीपी एक्सटेंशन आ जाएगा। अब अगर कोई एरर होंगी तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे आगे डिस्प्ले हो रहा है कि कोई एरर्स नहीं है, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। ठीक है। मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमें इसको रन करना है, F10 की भी प्रेस कर सकते हो, हमारा आउटपुट आ गया हेलो। ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। हम यहाँ पे अब दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। यूजर के सामने हम मैसेज देंगे एंटर 2 नंबर्स।
इसके बाद में ये यूजर के सामने मैसेज आ जाएगा सी इन ए। अब हम चाहें तो इनको सेपरेट लाइन में भी ले सकते हैं, हम एक ही लाइन में सी इन और फिर वापस ये इंसर्शन ऑपरेटर और बी लिख देंगे तो दोनों नंबर्स यूजर एक साथ एंटर कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम आ गया, और सी आउट सी लिखेंगे जिससे ये सम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, मैंने एक मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पे ए बी सी के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो सेमीकोलन लगा दिया हमने। अब कंपाइल किया तो अब कोई एरर्स नहीं आई है। अब हमने रन किया तो दो नंबर्स पूछे, दोनों नंबर्स एंटर किए और इनका सम डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें और चेंजेस करते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ सम इस और फिर जो भी सम है वो प्रिंट हो, तो डबल कोट्स में मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम इज, और इसको फिर हम रन करेंगे तो देखो हमसे नंबर्स पूछे, हमने नंबर्स दिए और सम इज जो भी आउटपुट आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस दोगे तो फिर अब हमारे आउटपुट में यहाँ पे स्पेस भी, सम इज और नंबर के बीच में स्पेस भी आ जाएगा। देखो नंबर्स दिए हमने, अब देखो स्पेस आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज, मतलब डिवीजन के लिए यही प्रोग्राम हम परफॉर्म करते हैं। तो प्लस की जगह यहाँ पे हमने डिवाइड लगा दिया। अब आपको सिली सा प्रोग्राम लगेगा लेकिन कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे आपके, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल और उसके बाद करते हैं इसको रन। तो हमसे दो नंबर्स पूछे गए, हमने ये दो नंबर्स दिए, ठीक है। अब यहां तक तो रिजल्ट बिल्कुल सही आया है हमारा। इसके बाद हम कुछ ऐसे नंबर्स देते हैं जिससे जो है रिजल्ट जो है मतलब पूरी तरह से वो डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट नंबर दिया 12, देन हमने दिया 5। अब आपको पता है कि जो इसका रिजल्ट है वो ये नहीं आना चाहिए था, पॉइंट के बाद भी कुछ आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन ये है कि ए बी सी तीनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर और इंटीजर का जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है। रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर ही आता है। उसको फिर से हम सी मतलब इंटीजर में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए पॉइंट के बाद जो कुछ भी था उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सपोज 6.5 आंसर आता है, 2.5 आंसर आता है, तो पॉइंट के बाद जो कुछ भी उसको हटा दिया है। इसको समझने के लिए प्रोग्राम में थोड़े से हम चेंजेस करते तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने बी की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, ओके। अब हम ए जो है वो यूजर से ही पूछते हैं, कोई सा भी नंबर हमने सपोज यूजर से पूछ लिया है, ठीक है। तो सी आउट यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नंबर, ओके। तो एंटर द नंबर हमने यहाँ पे लिखा। अब यूजर कुछ भी एंटर करेगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, हम a/2 करेंगे और रिजल्ट वापस सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नंबर सपोज 12 दिया है तो 12/2 तो 6 बिल्कुल सही आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फिर से रन करते हैं और देते हैं 13, तो देखो 13/2 भी क्या है, 6 आया, 6.5 नहीं आया क्योंकि पॉइंट के बाद जो था उसने हटा दिया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम 2.0 लगा दे तो इंटीजर और फ्लोट का जो रिजल्ट होता है ऑपरेशन, वो रिजल्ट आता है फ्लोट आता है। लेकिन यहाँ तो फिर से 6 ही है क्योंकि हम उसको स्टोर किसके अंदर कर रहे हैं, 6 में कर रहे हैं, जो सी के अंदर कर दे, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो उसने पॉइंट के बाद जो कुछ भी था उसको हटा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, देखो हमारा रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, वैसे 6.5 ही आया था लेकिन वो रिजल्ट स्टोर किस में हुआ है, सी के अंदर, जो कि फ्लोट है, ओके। तो वो सॉरी सी के अंदर स्टोर हुआ है जो कि क्या है, इंटीजर है, ओके। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें सी को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को यहाँ से हटा के फ्लोट में डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो हम जो भी दे रहे हैं 6.5, देखो 13 का 6.5 आ रहा है डिवाइड बाय 2 होके, क्योंकि 2.0 हमने दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीजर और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, फ्लोट ही आने वाला है और वापस फ्लोट में स्टोर हुआ। अब हम इसमें वो चेंजेस करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम, जिसमें PRT प्रिंसिपल डेट एंड टाइम हमने यूजर से पूछे हैं। इनको हम 3 वेरिएबल्स PRT में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो पहले तो हमें SI नाम का वेरिएबल चाहिए जो कि फ्लोट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन भी परफॉर्म हो रहा है तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। फॉर्मूला हमारा होता है SI किसके इक्वल होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो वही P इंटू आर इंटू टी हमने किया और फिर उसको 100 से डिवाइड किया हमने। तो आप यहाँ पे भी देखोगे क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे सारे ही इंटीजर्स है तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे हम डिवीजन की जगह SI लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी SI हम लिख देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। तो PRT हमसे पूछे गए, हमने ये जो भी वैल्यूज दी उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हुई और रिजल्ट आ गया, ओके। अब इसको हम फिर से रन करते हैं। तो देखो
फिर से जब हमने इसको रन किया, कुछ ऐसी वैल्यूज देते हैं जिसका डिवीजन पॉइंट में आ सकता हो, तो हमने कुछ भी ऐसी वैल्यूज आप लेके देख लो, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंटीजर्स का जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही आता है। तो यहां अगर मैंने सिर्फ 0.0 लगा दिया तो अब इंटीजर्स डिवाइड बाय फ्लोट, रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट ही आएगा। ओके, तो फिर से जब हमने इसको रन किया, कुछ भी वैल्यूज दे दो, तो यहां पे हमने कुछ भी वैल्यूज दी और हमारा आंसर क्या आया है? बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है, लेकिन आपको मैंने डिसीजन मेकिंग समझाया नहीं है, तो प्लीज आप मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूं वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर पूछेंगे और हम चेक करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। तो पहले हमने यूजर से नंबर पूछा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इफ। इसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग देखना ही पड़ेगा, इफ एल्स देखना ही पड़ेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 अगर नंबर है मतलब नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर ए 0 से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, ऐसा आउटपुट आ जाना चाहिए और फिर उसके बाद आउट ऑफ इफ प्रिंट होना चाहिए। इसको जब हमने रन किया, देखो नंबर पूछा गया, हमने नंबर दिया, अब हमारा जो नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एंड एल लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। हम अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर दे देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 21, कुछ भी नंबर दे दिया, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव आया, आउट ऑफ इफ आया। हुआ क्या कि हमने जो भी नंबर दिया था पहले ए में स्टोर हुआ, अगर वो 0 से बड़ा है तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और क्या प्रिंट हो जाएगा? आउट ऑफ इफ प्रिंट हो जाएगा। आउट ऑफ इफ इन आइदर केस प्रिंट होगा। देखे जैसे कि आप देख ही रहे हो, नंबर नेगेटिव है, कंडीशन फॉल्स, तो इस ये बॉडी एग्जीक्यूट ना होके सीधे आउट ऑफ इफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, एक एल्स भी लगा देते हैं, मतलब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नंबर 0 से बड़ा नहीं है, मतलब 0 से छोटा है, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब अगर मैंने नेगेटिव नंबर दिया तो क्या आया है? नंबर इज क्या आया है? नेगेटिव आउटपुट आ गया है और आउट ऑफ इफ इन आइदर केस एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना।